बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से हैं। बेटा, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने एंटी टेस्ट सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है और यहाँ पर मैं आपकी बुक 1 में से चैप्टर नंबर 2 जो है सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स जो है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। इस चैप्टर के ऊपर मैं लास्ट जो तकरीबन 8 लेक्चर जो है मैं यहाँ पर डिस्कस कर चुका हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने जो है इंजक्शन, डिसजंक्शन, कंडीशनल, बाई कंडीशनल, कन्वर्स, कंट्रा पॉजिटिव, इन्वर्स वगैरह को डिस्कस किया। यहाँ पर लॉजिक्स वगैरह के लॉजिक्स को भी उससे पहले मैं लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो बेटा उन लेक्चर्स को जाकर देख लें। आज इस चैप्टर का जो दूसरा हिस्सा है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये फंक्शंस। तो यहाँ पर फंक्शंस के हवाले से यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में जिन टॉपिक्स के ऊपर मैं डिस्कशन करूँगा वो टॉपिक है आपका कार्टियन प्रोडक्ट को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, बाइनरी रिलेशंस एंड इनवर्स बाइनरी रिलेशन को आप किस तरह डिफ़ाइन करते हो, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स, फंक्शंस और इसकी मुख्तलिफ टाइप्स क्या हैं, और इन्वर्स ऑफ फंक्शन जो है वो क्या चीज़ होती है। यहाँ पर बेटा ये चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, ये चीज़ें आपने फंक्शंस एंड इट्स इन्वर्स जो है ये आपका एक बड़ा वसी टॉपिक है, ठीक है। आप इसमें इस पर घंटों जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। आपने अपनी जो पार्ट 2 है वहाँ पर भी सेकेंड ईयर में भी आपने फंक्शंस और इसकी जो टाइप्स हैं वहाँ पर पढ़ी थी, लेकिन वो आपने पढ़ी हैं अलजेब्राइकली डेफिनेशन से। यहाँ पर जो कि हमारा चैप्टर जो है वो शुरू होता है सेट से, तो यहाँ पर जितनी भी डिस्कशन होगी बेटा वो आपकी सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन होगी, ठीक है। यानी सेट की डेफिनेशन को बेस रखते हुए, ठीक है, हम यहाँ पर रिलेशन को, बाइनरी रिलेशन को और फंक्शंस को और इसके इन्वर्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और चंद एक क्वेश्चंस जो कि यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, ठीक है, अलजेब्राइकली, और उनको भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो चलें यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कार्टियन प्रोडक्ट को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं। यहाँ पर प्रॉपरली हर चीज़ की मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखूँगा क्योंकि ये एक एंटी टेस्ट की क्लास है। तो एंटी टेस्ट की क्लास में जस्ट आपको यहाँ पर इन चीज़ों को रिवाइज़ करवाना मकसद है, ठीक है, ट्रिक का शेयर करना मकसद है, सही है। तो कार्टियन प्रोडक्ट को आप बेटा किस तरह डिफ़ाइन करते हैं। अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी हैं, अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं ए एंड बी, तो इनका जो कार्टियन प्रोडक्ट है उसको आप लिखते हैं ए क्रॉस बी से, और वो सेट होता है तमाम ऑर्डर पेयर्स का, सच डैट कि यहाँ पर ए जो है वो आपका पहले सेट ए से बिलोंग करता है और इस ऑर्डर पेयर का जो दूसरा एलिमेंट बी है वो आपका दूसरे सेट बी से बिलोंग करता है। तो इस सेट को आप ए क्रॉस बी यानी कार्टियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी बोलते हैं। यहाँ पर कार्टियन प्रोडक्ट के हवाले से आपने जो मालूमात, ऑब्जर्वेशन याद रखनी है। फ़र्ज़ कर लें कि आपके पास सेट ए में m एलिमेंट हों और सेट बी में n एलिमेंट्स हों, तो आपसे पूछेगा कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो आ जाएगा m क्रॉस n, ठीक है। यह ऐसे भी पूछ सकता है कि आपने चूँकि पीछे लफ्ज़ कार्डिनैलिटी का भी देखा, कार्डिनैलिटी के मतलब भी पढ़ा कि किसी सेट के ऑर्डर को, किसी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको सेट की कार्डिनैलिटी बोलते हैं या उसका ऑर्डर बोलते हैं। तो आपसे इस तरह कह सकता है कि एक सेट ए में अगर m एलिमेंट है, b में n एलिमेंट है, तो बताएं a क्रॉस b की कार्डिनैलिटी क्या हो सकती है। तो फार्मूला है m क्रॉस n। मिसाल के तौर पर आपके पास अगर सेट a में मैं कहता हूँ 3 एलिमेंट हैं और सेट b में आपके पास 5 एलिमेंट हैं, तो आपसे कहता है बताएं a क्रॉस b की कार्डिनैलिटी क्या बनेगी। तो बेटा a क्रॉस b की कार्डिनैलिटी सिंपल बनेगी, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, डैट इज़ 15, ठीक है। तो a क्रॉस b में 15 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और वो तमाम के तमाम किस तरह के होंगे, ऑर्डर पेयर की फॉर्म में होंगे। अच्छा जी, उसके बाद बेटा आगे आ जाता है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन की डेफिनेशन आप किस तरह करते हैं। कार्टियन प्रोडक्ट a क्रॉस b का जो सबसेट होता है, ठीक है, उसे बाइनरी रिलेशन कहते हैं। दोबारा सुने, ए क्रॉस बी का जो सबसेट है उसे क्या कहते हैं, बाइनरी रिलेशन। ए क्रॉस बी का जो सबसेट बनेगा
उसको आप बाइनरी रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब अगर आपके पास इसी एग्जांपल में इसी क्वेश्चन में मिसाल के तौर पर चले मैं एक MCQ बनाता हूँ आपको। मैं कहता हूँ कि जी इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इक्वल टू M एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल टू N, देन टोटल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A to B, from set A to B are ऑप्शन A M मल्टीप्लाई बाय N यानी M इंटू N, ऑप्शन B 2 रेज टू पावर M, ऑप्शन C 2 रेज टू पावर N, ऑप्शन D इसे आप कर लें ऑप्शन B M प्लस N, इसे कर लें ऑप्शन B M माइनस N और इसे कर लें ऑप्शन D M इंटू N। अगर A के अंदर M एलिमेंट है, B के अंदर N एलिमेंट्स हैं, तो आपने बताना है कि A क्रॉस तो बाइनरी जो A से B की तरफ टोटल बाइनरी रिलेशंस बनेंगे, ठीक है, वो कितने होंगे ये आपने बताना है। दैन टोटल बाइनरी रिलेशन फ्रॉम A टू B आर। देखिए बेटा मैंने बताया कि आपको बाइनरी रिलेशंस जो होते हैं ना जी, वो A क्रॉस B का क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखें कि यहाँ पर A में अगर M है और B में N एलिमेंट्स हैं, तो A क्रॉस B में टोटल कितने एलिमेंट्स बनेंगे। तो अगर A में M नंबर हैं और B में N नंबर हैं, तो A क्रॉस B में टोटल नंबर कितने बनेंगे, M इंटू N। तो अगर A क्रॉस B में M इंटू N नंबर्स हैं, तो मुझे बताएं किसी सेट के टोटल सबसेट्स किस तरह निकालते हैं, किसी सेट के टोटल सबसेट्स की तादाद कैसे निकालते हैं। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा पहले कि अगर किसी सेट A के टोटल नंबर N हैं, तो उसके सबसेट बनेंगे 2 की पावर N। ये बड़ा सिंपल सा बात है आपने। तो अब मैं कहता हूँ आपके पास M A क्रॉस B ये भी तो एक सेट है ना, तो इसके टोटल नंबर है M मल्टीप्लाई N यानी M इंटू N। तो अगर सेट A क्रॉस B में M इंटू N एलिमेंट्स हैं, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर M इंटू N। अब इसके सबसेट को कहते क्या है, बाइनरी रिलेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपकी ऑप्शन D ठीक है। ठीक है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर जैसे कि A में अगर 3 एलिमेंट है, B में 5 एलिमेंट है, तो आपसे कहता है कि A से B की तरफ जो बाइनरी रिलेशन टोटल बनते हैं उनकी तादाद कितनी होगी। तो बेटा सिंपल होगी 2 की पावर 15 यानी 3 इंटू 5 15 आपके पास आ जाएगी। ठीक होगी बात, ये आपका हो गया बाइनरी रिलेशन। सही है, अगली चीज़ है यहाँ पर इनवर्स बाइनरी रिलेशन को आप किस तरह लिखते हैं, ये क्या चीज़ है। देखें मिसाल के तौर पर मेरे पास ये A क्रॉस B है, तो A क्रॉस B को आपने इस तरह डिफाइन कर दिया। सही है, इसका एक बाइनरी रिलेशन जिसका मैं नाम यहाँ पर R1 रख लेता हूँ। सही है, वो फ़र्ज़ करें इसी शक्ल का है, A1 B1, A1 जो है वो A से बिलोंग करता है और B1 जो है वो सेट B से बिलोंग करता है। आपको कहता है कि इसका इन्वर्स बाइनरी रिलेशन बताएं। तो उसके इन्वर्स बाइनरी रिलेशन को लिखते हैं आप इस तरह, R1 की पावर इन्वर्स -1। ठीक है, और वो होता क्या है, आपने जस्ट ऑर्डर पेयर के जो एलिमेंट्स हैं उनको उनकी तरतीब चेंज कर देनी है। यानी ये आ जाएगा B1, A1। अब अच्छा हाँ, यहाँ पर जो अब आपके पास ये एलिमेंट्स बने हैं, ठीक है, इसमें ये R1 जो था ये बाइनरी रिलेशन था कहाँ से, सेट A से सेट B की तरफ है। क्लियर है, और R1 का जो इन्वर्स है ये सेट है B से A की तरफ। ठीक है, के बाद वो A से B की तरफ को रिप्रेजेंट कर रहा है रिलेशन और ये B से A की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो B के जो एलिमेंट्स हैं वो B1 जो है वो B का ही एलिमेंट रहेगा। ये नहीं कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अब आप कहेंगे जी B1 जो है वो A का एलिमेंट बन गया, ऐसा नहीं करना। A1 जो है वो रहेगा A का एलिमेंट और B1 जो है वो रहेगा B का एलिमेंट। हाँ, बस इनकी जो पोजीशन है वो आपने चेंज कर देनी है। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पर, क्लियर है बात ये। अच्छा, अब यहाँ पर चंद एक एग्जांपल से लेकर यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको अभी तक जितनी हमने चीज़ें पढ़ी हैं उनको डिस्कशन यहाँ पर करते हैं। मेरे पास फ़र्ज़ कर लें कि एक सेट A जो है वो है 1 2 3 4
और सेट बी जो है उसमें एलिमेंट पड़े हुए हैं ए एंड बी। पहली चीज़ हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर ए क्रॉस बी जो है वो आप कैसे बनाएंगे और उसमें टोटल एलिमेंट कितने आएंगे। तो ए क्रॉस बी में जो टोटल एलिमेंट बनेंगे बेटा वो आ जाएंगे एन ए क्रॉस बी। ए के एलिमेंट 4 हैं, बी के एलिमेंट 2 हैं, डेट इज़ 8। तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। ठीक है, अब वो 8 एलिमेंट कैसे बनाने हैं आपने देखे ज़रा। ए क्रॉस बी आपने निकालना है। ए क्रॉस बी के जितने एलिमेंट्स हैं वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म के हैं। ठीक है, अब आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं, कैसे बनेंगे। 1 को पहले ए के साथ मिला देंगे, 1A, 1 को बी के साथ मिला देंगे, 1B, 2 को ए के साथ मिला देंगे, 2A, 2B, 3A, 3B, फिर 4A, 4B। तो ये आपके पास ए क्रॉस बी के टोटल 8 नंबर बन गए। ठीक है, जो कि ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है। ठीक होगी बात ये। अब अगली बात, इन 8 के 8 ये जो ए क्रॉस बी बना है इसके टोटल सबसेट कितने बनेंगे, यानी टोटल बाइनरी रिलेशन यहाँ से कितने निकल सकते हैं। तो टोटल बाइनरी रिलेशन यहाँ से जो बेटा निकलेंगे, टोटल बाइनरी रिलेशन जो यहाँ से निकलेंगे वो आ जाएंगे 2 की पावर ए के नंबर मल्टीप्लाई बी के नंबर, या 2 की पावर 8, यानी कि ए क्रॉस बी के नंबर 8 बन गए, तो 2 की पावर 8 यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 256। 256 बाइनरी रिलेशन यहाँ पर बनेंगे। अब वो 256 के 256 तो यहाँ पर नहीं बनाएंगे यहाँ पर। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपका पहला बाइनरी रिलेशन R1 कुछ इस तरह बन सकता है। इसके सबसेट आपने लेने हैं। ठीक है, तो सबसेट कैसे लेते हैं, मैंने ये ले लिया 1A 1B, तो ये इसका एक सबसेट है। फिर आप इसका सबसेट एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं खाली। R2 1A 2B 3A, एक ये इसका बाइनरी रिलेशन बन गया। R3 1A 2B 4A, ये भी इसका बाइनरी रिलेशन है। R4 1A 4A, ये इसका बाइनरी रिलेशन है। R5 2A 3B, ये भी इसका बाइनरी रिलेशन है। R6 2B 4B, ये इसका एक बाइनरी रिलेशन है। R7 1A 2B 3A 4B, ये इसका एक बाइनरी रिलेशन हो गया। R8 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A, ये भी इसका एक बाइनरी रिलेशन बन गया। ठीक है, R9 1A 4B, R10 2B 3B। तो ये आपके पास मैंने यहाँ पर 10 बाइनरी रिलेशन यहाँ पर बनाए हैं। टोटल मैंने आपको बता दिया कि 256 बाइनरी रिलेशंस यहाँ पर बन सकते हैं। अब अगली बात आपने इनमें से किसी एक का फ़र्ज़ करें इन्वर्स बाइनरी रिलेशन मालूम करना है। मैं आपको कहता हूँ कि आपने फ़र्ज़ करें R10 का इन्वर्स बाइनरी रिलेशन मालूम करना है। तो R10 का इन्वर्स बाइनरी रिलेशन कैसे मालूम करेंगे बेटा, जस्ट आपने इनके जगह चेंज कर देनी है। आप क्या लिखोगे, B2 B3, दिस इज़ दी इन्वर्स बाइनरी रिलेशन ऑफ R10। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पर R8 है तो उसमें भी इन्वर्स बाइनरी रिलेशन बना सकते हैं। ठीक होगी बात ये। तो ये आपके पास है यहाँ पर बाइनरी रिलेशंस टोटल कितने बनते हैं, उनको कैसे बनाया जाता है यहाँ पर। ठीक होगी बात ये। अगली चीज़ यहाँ पर है फंक्शंस, जो कि इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। फंक्शन क्या है, अब इन जो 256 बाइनरी रिलेशन आपके पास बने हैं, यानी ये जो A क्रॉस B के सबसेट बने हैं, 256 बाइनरी रिलेशंस होंगे। उन तमाम के तमाम बाइनरी रिलेशंस में से
कुछ जो है वो फंक्शन बनेंगे, कुछ फंक्शन नहीं बनेंगे, ठीक है। अब वो फंक्शन की एक्चुअली डेफिनेशन क्या है पहले उसको देखते हैं, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कि इन बाइनरी रिलेशन में से कौन कौन से फंक्शन है, कौन कौन से फंक्शन नहीं है, ठीक है। ले बेटा नेक्स्ट यहाँ पर अब हम फंक्शन को डिफाइन करने जा रहे हैं। यहाँ पर फिर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो हम फंक्शन की डेफिनेशन करेंगे वो सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन होगी, अलजेब्राइकली नहीं अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो हम जब बुक 2 पढ़ेंगे फिर करेंगे यहाँ पर। अच्छा, सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन आपकी कुछ इस तरह होती है कि आ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ए और बी यहाँ पर दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। एक रिलेशन लिख लें लफज, या समटाइम अ बाइनरी रिलेशन भी लिखा जा सकता है। अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम एफ, बाइनरी रिलेशन एफ, उस बाइनरी रिलेशन का नाम मैंने यहाँ पर एफ रख लिया है, ठीक है, जिनको मैं यहाँ पर पहले आर से पुकार रहा था, यहाँ पर आर उनका नाम रखा हुआ था। तो उन बाइनरी रिलेशन में से एक रिलेशन एफ है, ठीक है, उसको आप फंक्शन कहेंगे सेट ए से सेट बी की तरफ इफ़ अगर ये बाइनरी रिलेशन आपकी दो शराइत को पूरा करता है। पहली शर्त यह है कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर होनी चाहिए, यानी कि बाइनरी रिलेशन जिस सेट से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, उसके बराबर उसकी डोमेन होनी चाहिए। अगर यहाँ पर आप बी लिखोगे तो डोमेन जो है वो बी के बराबर होनी चाहिए। और दूसरी शर्त यह होती है, आप जानते हैं, देयर इज नो रेपिटेशन, there is no repetition between first element of each order pair। हर ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट पे रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो दो शराइत अगर कोई बाइनरी रिलेशन ये पूरी कर जाता है तो फिर आप उस बाइनरी रिलेशन को फंक्शन कह देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने पॉसिबल 10 जो हैं वो बाइनरी रिलेशन बनाए हैं इस सेट ए से सेट बी की तरफ। ए से बी की तरफ जो बाइनरी रिलेशन बनते हैं वो टोटल बनते हैं यहाँ पर इस एग्जांपल में 256। उन 256 में से 10 बाइनरी रिलेशन आपके सामने हैं। आपने चेक करना है कि इन 10 बाइनरी रिलेशन में से फंक्शन कौन कौन से बनते हैं, ठीक है। देखें जी, पहली बात बेटा फंक्शन के लिए ये है कि आपके पास उसकी डोमेन ए के बराबर होनी चाहिए और पहले एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो। क्या R1 जो है इन दोनों शराइत को पूरा कर रहा है? R1 में देखें, पहली बात यह है कि इसके पहले एलिमेंट रिपीट कर गए, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। लिहाजा ये आपका जो सेट है R1 जो है बाइनरी रिलेशन, ये फंक्शन नहीं है, दिस इज़ नॉट फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं है। आगे चलें, R2 में ये है कि आपके पास पहले एलिमेंट तो रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, लेकिन क्या R2 की जो डोमेन है वो ए के बराबर है? R2 की डोमेन निकालें, डोमेन ऑफ R2। डोमेन कैसे निकालते हैं? आप जानते हैं कि हर ऑर्डर पेयर का पहला नंबर आपने उठा लेना है। तो हर ऑर्डर पेयर का पहला नंबर पहले ऑर्डर पेयर में 1 है, फिर यहाँ पर ये 2 है, फिर वो 3 है, 1 2 3। तो R2 की जो डोमेन बनी है 1 2 3 है, क्या वो सेट ए के बराबर है? सेट ए के बराबर नहीं है, ठीक है। लिहाजा R2 भी यहाँ पर फंक्शन नहीं बनता, ठीक है। अगली चीज़ R3 के भी पहले नंबर रिपीट नहीं हो रहे, ठीक है, एक कंडीशन पूरी कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये है क्या इसकी जो डोमेन है वो ए के बराबर है। तो आप देखें इसकी डोमेन ए के बराबर नहीं है, इसकी डोमेन में 3 होना चाहिए, 3 नहीं है यहाँ पर। इसी तरह R4 भी फंक्शन नहीं बनेगा, R5 भी फंक्शन नहीं है, R6 भी फंक्शन नहीं है। R7 देखें, R7 में आपके पास यहाँ पर क्या पहले एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं? कोई भी नहीं रिपीट हो रहा। R7 की जो डोमेन है 1 2 3 4, ठीक है, ये है। तो लिहाजा यहाँ पर R7 जो है ना वो R7 इज़ अ फंक्शन, R7 एक फंक्शन बन गया है, ठीक होगी बात। R7 यहाँ पर हम फंक्शन है, ठीक है। R8 को देख लें, R8 की डोमेन देखें पूरी होती है, डोमेन पूरी हो जाती है, लेकिन आप देखें इसके एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। डोमेन 1 2 3 4 डोमेन पूरी कर गया, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट चूँकि उनमें रेपिटेशन आ गई, वो रिपीट हो गए। यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ठीक है। लिहाजा R8 जो है वो भी फंक्शन नहीं है। इसी तरह R9 जो है वो डोमेन को पूरा नहीं कर रहा, R10 भी डोमेन को पूरा नहीं कर रहा। तो इस वक्त जितने मैंने यहाँ पर बाइनरी रिलेशन लिखे हैं उनमें से सिर्फ एक जो है ना वो आपका फंक्शन बना है, और वो कौन है? R7 है, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात आपको मैं और बता दूँ, यहाँ पर आपको इन सब को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
इनमें से देखते साथ ही एक ही नज़र में आपको पता चल जाएगा कौन फंक्शन हो सकता है, सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देखें जी, सेट ए में कितने नंबर हैं? 4 नंबर हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ए से बी की तरफ जितने भी फंक्शन बनेंगे ना, जितने यहाँ पर फंक्शन बनेंगे, उनके लिए देखते साथ ही आपको इस तरह पता चलेगा कि फंक्शन है या नहीं है। कैसे? उनमें 4 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। 4 से ज़्यादा हुए तब भी फंक्शन नहीं बनेगा, 4 से कम ऑर्डर पेयर हुए तब भी फंक्शन नहीं बनेगा। फिर बात सुने, सेट ए में जितने नंबर हैं वो कितने हैं? 4 हैं। इन तमाम बाइनरी रिलेशन में जिसमें 4 ऑर्डर पेयर बनते हैं ना, सिर्फ वही फंक्शन बनेगा, ठीक है। 4 से कम हुए तो वो भी फंक्शन नहीं बनेगा, 4 से ज़्यादा हुए तो वो भी फंक्शन नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, जब 4 से ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, कोई ना कोई एलिमेंट फर्स्ट ऑर्डर पेयर का रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर पेयर है ना। अब ये डोमेन को तो मुकम्मल कर गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी 1 रिपीट हो गया, यहाँ पर भी 1 रिपीट हो गया, यहाँ पर 2 रिपीट हो गया, यहाँ पर भी 2 रिपीट हो गया। इसलिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑर्डर पेयर होंगे तो फिर फंक्शन मुकम्मल हो सकता है, ठीक है। 4 से कम या 4 से ज़्यादा ऑर्डर पेयर पे तो हो ही नहीं सकता फंक्शन, ठीक होगी बात? ये क्लियर है बात यहाँ? तो यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक फंक्शन है R7 और उसके अलावा और कोई भी फंक्शन यहाँ पर नहीं है, ठीक है बात। अब यहाँ पर अगली चीज़ इंपॉर्टेंट आप याद रखिएगा, ये नोट है, ये आप नोट कर लें और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये आपका एक रिज़ल्ट है, ये आपके लिए, ये आपने याद रखना है। अगर आपके पास सेट ए में, जैसे कि यहाँ पर ही मैंने लिखा, सेट ए में यहाँ पर m एलिमेंट्स हैं और सेट बी में n एलिमेंट्स हैं। सेट ए में कितने हैं? m है, और सेट बी में कितने? n हैं। देन यहाँ पर जो फंक्शन बनेंगे ना टोटल ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ, उनकी जो तादाद है वो बनेगी नंबर ऑफ टोटल फंक्शन, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन जो यहाँ पर बनेंगे वो बेटा होंगे बी में जितने नंबर हैं। बी में फ़र्ज़ किया मैंने कितने कहे हैं? n कहे हैं। n की पावर जितने a में हैं, n की पावर m। ये टोटल फंक्शन निकालने का तरीकाकार है। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल की तरफ वापस चलते हैं। a में टोटल नंबर कितने हैं? 4 हैं। b में टोटल कितने हैं? 8 हैं। यहाँ पर 8 यहाँ पर a क्रॉस b में 8 एलिमेंट्स हैं और उन 8 में से टोटल बाइनरी रिलेशन बने 256। अगला नेचुरल क्वेश्चन आपसे ये आता है जहन में, आपके जहन में सवाल आएगा कि इन 256 में से टोटल फंक्शन कितने बनेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने 10 लिखे ना, 10 में सिर्फ एक फंक्शन बना है, तो 256 टोटल में से फंक्शन कितने बनेंगे वो जरा सुना है। यहाँ पर a से b की तरफ आप जाए ना, a से b की तरफ, तो b में टोटल नंबर कितने हैं? 2 हैं। a में टोटल नंबर कितने हैं? 4 हैं। तो 2 की पावर 4 16। लो जी, 256 में से सिर्फ 16 फंक्शन बनेंगे आपके पास। 256 बाइनरी रिलेशन है, उनमें से सिर्फ 16 ऐसे बाइनरी रिलेशन होंगे जो फंक्शन बनाएंगे। क्लियर होगी बात कि नहीं? आई होप कि आपको ये बात क्लियर होगी। ए में जितने एलिमेंट्स हैं, जो बी में जितने एलिमेंट्स हैं, ए से बी की तरफ जाएंगे, जिसकी तरफ आप जा रहे हैं, ठीक है, उसके नंबर यहाँ बेस में आएंगे। तो यहाँ मैंने ये लिखा है कि अगर ए के नंबर m हैं और बी के नंबर n हैं, तो ए से बी की तरफ आ रहे हैं तो n की पावर m। अब अगली बात ये सुने, अब उनके बाद ये जो फंक्शन आपने बनाए हैं, उन फंक्शन का आप इन्वर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर R7 बना ना, ठीक है, R7 का जो इन्वर्स निकलता है, ठीक है, वो कैसे निकलेगा? बिल्कुल वैसे निकालना है जिस तरह आपने ये इन्वर्स रिलेशन निकाला है। तो R7 का इन्वर्स निकाल लें, R7 का इन्वर्स निकाल लें, तो वो बनेगा A1 B2 A3 और B4। ये इसका R7 का इन्वर्स निकला है, A1 B2 A3 B4। अब अगली इंपॉर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्या हर फंक्शन का जो आप R7 कौन है? बजाते खुद एक फंक्शन है। क्या हर फंक्शन का इन्वर्स एक फंक्शन होता है? अगली चीज़ ये आपने सोचनी है, क्या हर फंक्शन का इन्वर्स एक फंक्शन होता है? ये चीज़ है। तो ये R7 है ना, ये एक फंक्शन है, इसका इन्वर्स आपने निकाला है, ये आ गया A1, ये आ गया B2, ये आ गया A3। ये क्या ये फंक्शन बनता है? नहीं, ये फंक्शन नहीं बनता। क्यों? आप देखें, इसका पहला एलिमेंट क्या है? रिपीट नहीं कर गया। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। क्लियर हो गई बात क्या नहीं? तो यहाँ से ये पता चलता है कि आपके पास एक फंक्शन का इन्वर्स जो है
इनवर्स तो निकल आया, वो लाजमी नहीं कि खुद एक फंक्शन हो, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज नॉट नेसेसरली अ फंक्शन, ये बात है, ठीक है। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन is not necessarily a function. A function. ठीक हो गई बात ये। तो किसी फंक्शन का इनवर्स ज़रूरी नहीं कि बजाते खुद एक वो फंक्शन हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता। अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्स निकालें तो वो बजाते खुद भी एक फंक्शन बनता है, अभी हम आपको बताएंगे। तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हम बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, किसी फंक्शन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, ठीक है। ले बेटा यहाँ पर अब नेक्स्ट जो है वो टाइप्स ऑफ फंक्शन को हमने यहाँ पर डिस्कस करना है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो फंक्शन की पहली टाइप आप पढ़ते हैं वो होती है ऑन टू फंक्शन, ऑन टू या सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। किसी फंक्शन को आप ऑन टू कहेंगे या उसे सर्जेक्टिव फंक्शन कहेंगे अगर उस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट बी के बराबर आ जाए। यहाँ पर ए और बी ये मैंने दो सेट आपके पास लिखे हैं, तो मैं अभी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। एक फंक्शन एफ है जो कि सेट ए से सेट बी की तरफ है। अगर किसी सेट की जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, अगर वो सेट बी के बराबर हो तो उस फंक्शन को आप ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। और अगर वो रेंज इसके बराबर नहीं आएगी, बी के बराबर ना हो, तो फिर उसे आप इनटू फंक्शन कहते हैं। यानी कि इनटू फंक्शन या ऑन टू फंक्शन एक दूसरे के बिल्कुल उलट हैं, ठीक है। जो फंक्शन ऑन टू होगा वो कभी इनटू नहीं हो सकता और जो इनटू होगा वो कभी ऑन टू नहीं हो सकता। रेंज अगर बी के बराबर है तो ऑन टू है या उसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, और अगर बराबर नहीं है तो उसे इनटू फंक्शन कहते हैं। फंक्शन की दूसरी टाइप होती है आपके पास इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन या इसे समटाइम आप वन वन फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। वन वन फंक्शन, अगर किसी सेट के एलिमेंट्स अगर किसी फंक्शन के ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट में रेपिटेशन ना हो, ठीक है, यानी उसकी रेंज जो है वो रिपीट ना हो रही हो, तो उस फंक्शन को आप बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन। मिसाल के तौर पर यहाँ पर R7 की तरफ आप गौर करें, पहले आप चेक करें कि R7 यहाँ पर ऑन टू फंक्शन है या नहीं है। तो R7 की यहाँ पर आप रेंज निकाल लें। रेंज ऑफ R7 जो है वो बनती है आपके पास, R7 की रेंज कैसे निकालेंगे, सेकंड एलिमेंट उठाने हैं आपने, तो सेकंड एलिमेंट उठाएं तो वो बनेंगे A और B, ठीक है। ये नहीं कि अब आपने A को दो मरतबा नहीं लिखना, रेंज का मतलब है बस आपने ये देखना है कि एक A आ रहा है दूसरा B आ रहा है, कितनी मरतबा आ रहा है वो उतनी मरतबा नहीं लिखना आपने। तो R7 की रेंज आ गई A B, और क्या ये सेट B के बराबर है, बिल्कुल ये सेट B के बराबर है, लिहाजा यहाँ पर R7 जो है वो ऑन टू फंक्शन है। R7 इज ऑन टू फंक्शन। अगली चीज़ ये है कि क्या R7 वन वन या इंजेक्टिव फंक्शन है, तो वन वन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर आप देखें सेकंड एलिमेंट रिपीट कर रही हैं, ये भी A ये भी A, लिहाजा यहाँ पर ये R7 इंजेक्टिव या वन वन फंक्शन नहीं होगा, ठीक होगी बात ये। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस एग्जांपल में जिसमें A के एलिमेंट ज़्यादा हैं B के एलिमेंट कम हैं, और सुनिएगा, A के एलिमेंट ज़्यादा हैं B के एलिमेंट कम हैं, ऐसी एग्जांपल में, ऐसी सूरत में कभी भी कोई भी फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं बनेगा जी, ठीक है। जब A के पहला सेट A है दूसरा सेट B है, जब A के नंबर ज़्यादा हों B के नंबर कम हों, ऐसी सूरत में कोई भी आपको वन वन फंक्शन नहीं मिलेगा। इस पूरी जो आपको मैंने बताया था कि इसमें टोटल फंक्शन कितने बने थे, 2 की पावर 4 16 में से वन वन इंजेक्टिव फंक्शन आई कोई नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी A की तादाद B की तादाद से ज़्यादा होगी इंजेक्टिव फंक्शन कोई नहीं मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट अगली इंपॉर्टेंट चीज़ लास्ट, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन, बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं इसे, समटाइम लोग वन वन ऑन टू फंक्शन भी बोलते हैं, वन वन ऑन टू, या कभी कभी इसका नाम वन वन कॉरस्पॉन्डेंस भी होता है, वन वन कॉरस्पॉन्डेंस। ये एक गिनती वाला भी वन वन लिख लेते हैं, इस तरह भी वन वन लिख लेते हैं, ठीक है, वन वन कॉरस्पॉन्डेंस।
एक फंक्शन f को सेट a से सेट b की तरफ है, इस फंक्शन f को आप बाइजेक्टिव फंक्शन या 1-1 कॉरस्पॉन्डेंस कहेंगे अगर ये फंक्शन आपका ऑन टू भी हो, और दूसरी बात ये है कि ये इंजेक्टिव भी हो, इंजेक्टिव भी हो यानी 1-1 भी हो, और दूसरा ये है कि ऑन टू भी हो, इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव फंक्शन दोनों हो, तो फिर उस फंक्शन को आप बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, बात समझ आई कि नहीं आई। अब अगली बात, ये जो R7 मैंने यहाँ पर लिखा सिर्फ एक फंक्शन है, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन है? नहीं जी, क्योंकि ये ऑन टू तो है लेकिन ये इंजेक्टिव नहीं था, लिहाजा R7 जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, ये ए के नंबर अगर 4 हैं, बी के नंबर यहाँ पर 2 हैं, ऐसी सूरत में कोई इंजेक्टिव फंक्शन नहीं मिलेगा। जब इंजेक्टिव नहीं होगा तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो बाइजेक्टिव मिलते कब हैं? याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ, जब भी ए के नंबर और बी के नंबर बराबर होंगे तो हमेशा तभी बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेगा। ठीक है, मतलब ये कहने लगा हूँ, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, देन ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट। बाइजेक्टिव फंक्शन एग्जिस्ट, अदरवाइज बाइजेक्टिव फंक्शन कभी नहीं मिलेंगे आपको। अगर ए और नंबर बी के नंबर बराबर बराबर हैं तो फिर बाइजेक्टिव फंक्शन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अब अगली बात ये सुने, अगर ए के नंबरों की तादाद और बी के नंबरों की तादाद बराबर तो है, और वो किसके बराबर है? फ़र्ज़ कर लें वो n के बराबर है, तो आपसे कहता है अगर ए के नंबर और बी के नंबर दोनों n के बराबर हैं तो बताएं टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे? तो टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे यहाँ पर, टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन यहाँ पर बनेंगे n का फैक्टोरियल। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन कितने बनेंगे? n का फैक्टोरियल। मिसाल के तौर पर ए के नंबर 3 है, बी के नंबर भी 3 है, तो आपसे पूछता है कि बताओ जी ए से बी की तरफ टोटल बाइजेक्टिव फंक्शन कितने हैं? तो याद रखना 3 फैक्टोरियल डेट इज 6। अगर ए और बी के नंबर बराबर नहीं है तो कोई बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं आपको मिलने वाला। क्लियर है बात ये? हाँ, अब अगली चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि किस फंक्शन का इन्वर्स निकालें तो वो हमेशा फंक्शन होता है। जैसे यहाँ पर आपने देखा था ना, R7 का इन्वर्स आपने निकाला था ये, तो यहाँ पर ए रिपीट हो गया पहले एलिमेंट्स में, तो R7 बजाते खुद तो एक फंक्शन था लेकिन इसका इन्वर्स जो है वो एक फंक्शन नहीं था। तो याद रखिएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन वाहिद एक ऐसा फंक्शन है जिसका इन्वर्स निकालें तो वो भी एक फंक्शन होगा। ठीक है, इन्वर्स ऑफ अ बाइजेक्टिव फंक्शन इज अगेन अ फंक्शन। इन्वर्स ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन इज अगेन अ फंक्शन। ठीक होगा बेटा ये। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये इन्वर्स ऑफ फंक्शन को किस तरह निकालते हैं वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, सही है। ये भी बता दिया कि आपको हर फंक्शन का इन्वर्स जो है वो बताते खुद एक फंक्शन नहीं हो सकता, सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन है जिसका इन्वर्स एक फंक्शन है। यहाँ पर अब अपने इन टॉपिक से रिलेटेड चंद एक MCQ जो है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो कि पास्ट पेपर जो एंटी टेस्ट के उनमें आए हुए हैं, सही है, तो वो ज़रा आप हमको देख लें। ले बेटा, नेक्स्ट यहाँ पर मैं चंद एक MCQs आपके साथ शेयर करता हूँ, जितने हमने टॉपिक यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि पेपर में आपका जो MCQs बनता है इन टॉपिक से वो किस तरह का बन सकता है। मिसाल के तौर पर आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह है, कहता है जी कि इफ़ R इज इक्वल टू x, y सच डैट x प्लस y इज ग्रेटर देन 5, वेयर a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर R जो है वो आपका रिलेशन है ए से ए की तरफ। ठीक है, देन डोमेन ऑफ R इक्वल टू ऑप्शन ए 1, 2, 3, ऑप्शन बी 2, 3, 4, ऑप्शन सी 1, 3, 4, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। आपके पास R एक बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है ए से ए की तरफ। ठीक है,
यानी यहाँ पर सेट बी नहीं बताया गया, तो आपने ए से ए की तरफ बाइनरी रिलेशन यहाँ पर दिया गया है, और ए जो है 1 2 3 4 के बराबर है, तो और वो बाइनरी रिलेशन जो है वो इस शर्त को पूरा कर रहा है कि इसमें जो एक्स और वाई का सम है वो 5 से बिगर होना चाहिए। तो आपने इस आर की डोमेन निकालनी है। देखें जी, यहाँ पर ए क्रॉस ए जब आप निकालेंगे ना, यानी यहाँ पर ए का बाइनरी रिलेशन क्या है, ए क्रॉस ए का सबसेट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए क्रॉस ए में टोटल 4 16 एलिमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप ये यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कौन कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो इस शर्त को पूरा करते हैं कि उनका सम 5 से बिगर होना चाहिए। देखें जी, 1 से स्टार्ट करते हैं। क्या 1 और 4 दोनों का सम बनता है 5? 5 से बिगर है? नहीं है, आपने बिगर लेना है। तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 2 और 4 का। 2 और 4 इन दोनों का सम क्या है? 5 से बड़ा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अगर आप आर को ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे वो ज़रा देखें। 2 और 4 का सम उठाया 6, इससे बड़ा हो गया। फिर उसके बाद 3 और 4 का सम वो भी 5 से बड़ा हो गया, सही है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखें 3 का 3 के साथ होगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 3 का 4 के साथ हो गया, फिर 4 और 2 आ जाएगा, 2 और 4 भी हो गया, सही है। और एक आखिरी आएगा 4 और 3। यानी ये जो ऑर्डर पेयर हैं ये आपके पास बन जाएंगे ए क्रॉस ए के, ये बन जाएंगे आपके पास आर के अंदर जो ऑर्डर पेयर है ना, आर बजाते खुद अगर आर को अगर इस फॉर्म में लिखें इसकी बजाय तो ये ऐसे बन जाएगा। यानी ये वो ऑर्डर पेयर है बेटा जो इसको सेटिस्फाइड करते हैं, ये बताना चाह रहा हूँ। अब आपने यहाँ पर आर की डोमेन निकालनी है, तो डोमेन ऑफ आर क्या निकलती नजर आ रही है? डोमेन का मतलब है हर ऑर्डर पेयर का पहला नंबर आपने उठाना है, तो वो क्या है? 2 3 4। तो इसमें 1 नहीं है, सही है। 2 3 4, तो ये आपकी ऑप्शन कौन सी बनती है? ऑप्शन आपकी बी ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। अब नेक्स्ट अगली बात सुने। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के एफ इक्वल टू 1a 2b kc is not a function। k की किस कीमत के लिए ये यहाँ पर फंक्शन नहीं है? ऑप्शन ए, k की वैल्यू यहाँ पर a के बराबर है। ऑप्शन बी, k की वैल्यू यहाँ पर b के बराबर है। ऑप्शन सी, k की वैल्यू यहाँ पर 2 के बराबर है। ऑप्शन डी, k की वैल्यू यहाँ पर c के बराबर है। आपने बताना है कि किस वैल्यू के लिए यहाँ पर ये आपका जो f है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर सेट a और सेट b बताने की ज़रूरत नहीं है कि a कौन सा सेट है, b कौन सा सेट है। अगर आपको ये सेट f इस तरह का एक रिलेशन दे दिया तो बस आपने ये देखना है कि ये किस वैल्यू के लिए फंक्शन नहीं बनता। तो फंक्शन की जो बेसिक डेफिनेशन है उसमें आपने 2 कंडीशंस पढ़ी हैं। एक तो इसकी ये है कि इसकी जो डोमेन है ना वो सेट a के बराबर आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर सेट a तो आपको नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि यहाँ पर कंडीशन ये थी कि आपके पास इसके फर्स्ट एलिमेंट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि k की किस कीमत की वजह से रेपिटेशन हो जाती है फर्स्ट एलिमेंट में। क्या अगर आप यहाँ पर k की कीमत a लगा दें तो क्या इसमें पहले एलिमेंट में रेपिटेशन आएगी? नहीं जी, पहले एलिमेंट में यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो k की वैल्यू ना तो 1 हो सकती है ना 2 हो सकती है। अगर 1 हुई तो तब भी ये रिपीट हो जाएगा, और अगर 2 हुई तब भी रिपीट हो जाएगा। तो 1 तो यहाँ पर ऑप्शन में नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ a की पॉसिबिलिटी है कि k यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए। k 2 होगा तो ये फंक्शन नहीं रहेगा। तो ये आपका आंसर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इफ़ .23 lies on y is equal to x plus 1, then which of the following must lies inverse of f।
और यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इस तरह लिख लें, ठीक है। इफ़ 2 3 लाइज ऑन फंक्शन एक्स प्लस वन, ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट लाइज इनवर्स ऑफ एफ, तो एफ का जो इनवर्स निकलेगा उनमें से इनमें से कौन सा पॉइंट है जो इसके इनवर्स के ऊपर लाजमी लाई करेगा। ऑप्शन ए -2, 3, ऑप्शन बी 2 - 3, ऑप्शन सी 3, 2, ऑप्शन डी -3, -2। तो यहाँ पर बेटा आपको यहाँ पर इसका इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने एक रिज़ल्ट याद रखना है कि अगर एक पॉइंट ए बी किसी फंक्शन के ऊपर लाई करता है, अगर एक पॉइंट ए बी किसी फंक्शन एफ के ऊपर लाई करता है, तो याद रखें इसके इन्वर्स के ऊपर जो पॉइंट होंगे वो बी कोमा ए की शक्ल में होंगे। किस शक्ल में होंगे? बी कोमा ए की शक्ल में होंगे। तो अगर ये 2 3 जो है वो इसके ऊपर लाई करता है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आसान सा फंक्शन इसलिए दिया गया है कि बच्चा थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़ाया करे ताकि इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करे, फिर उनमें से चेक करे कि इनमें से कौन सा पॉइंट इसको सेटिस्फाइड करता है। ऐसा नहीं करना आपने सिर्फ देखना है कि 2 3 अगर उसके ऊपर लाई करता है तो ये वाला जो पॉइंट है ना 3, 2 याद रखेंगे इसके इन्वर्स के ऊपर लाई करेगा। तो लिहाजा यहाँ पर ऑप्शन जो है वो सी ठीक है। क्लियर होगी बात कि नहीं? यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये वाला आपका MCQ इम्पोर्टेंट है। कहता है जी कि विच ऑफ द फॉलोइंग is a function, which of the following is a function? Option A y square is equal to x, option B y is equal to x square, option C y raised to power 4 equal to x square, option D y square equal to x cube। इनमें से कौन सा रिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन यहाँ पर लिख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। अच्छा बेटा यहाँ पर अब आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन जो है वो फंक्शन आपके पास बनता है। तो इसमें मैं एक आसान सा ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूँ। याद रखिएगा जब भी y की इवन पावर आ जाएगी वो कभी फंक्शन नहीं बनती। y की ओड पावर ऑलवेज फॉर्म अ फंक्शन। ओड पावर्स ऑफ y ऑलवेज फॉर्म अ फंक्शन ओवर आर सेट ऑफ रियल नंबर। y की जो ओड पावर होंगी वो हमेशा r के ऊपर सेट ऑफ रियल नंबर r के ऊपर फंक्शन बनाती हैं, इवन पावर कभी नहीं बनाती। आप x की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे, y की यहाँ पर 2 वैल्यूज आपके पास निकल आएंगी। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर ये एक चीज़ आपने चंद एक चीज़ें याद रख लें कि समटाइम आपका ये जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में से कुछ इस तरह भी आ जाता है। ये याद रखना है आपने कि इनवर्स ऑफ अ लाइन इज़ लाइन, इनवर्स ऑफ लाइन इज लाइन। क्या मतलब है इसका? एक लाइन का जो इनवर्स है वो लाइन ही होता है। देखें आपके पास एक रिलेशन कुछ इस तरह डिफाइन किया हुआ है, आर सच डैट एक्स कोमा वाई और वाई बराबर है mx प्लस सी, ठीक है। वाई इक्वल टू mx प्लस सी ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये यहाँ पर बेटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रेट लाइन को, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो कहता है अगर ये आ रहा है तो फिर इसका इन्वर्स क्या बनेगा? तो याद रखें इसका जो इन्वर्स है यहाँ पर x कोमा वाई ये तो ऐसे ही रहेगा, इसको y कोमा x नहीं लिखना, आपने यहाँ पर x और y को बदल देना है। तो x को आप इधर लिख लेंगे, याद आएगा my प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आ गया आर इन्वर्स रिलेशन इसका। हाँ यहाँ से मज़ीद आगे आप y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, यानी ये आ गया x इज इक्वल टू my प्लस सी। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x माइनस सी ओवर m। तो ये जो आपके पास है ये इस लाइन का क्या है? रिलेशन है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, लिहाजा इसलिए मैंने लिखा है इनवर्स ऑफ अ लाइन इज अ लाइन, ठीक है। फिर आपके पास इसी तरह ही एक आधा क्वेश्चन MCQs में देखा गया है।
पास्ट पेपर में कि आर आपको उसने लिख के दिया हुआ है एक्स कोमा वाई सच डैट आपके पास वाई स्क्वायर जो है 4x यानी पैराबोला के बराबर है और x यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। आपसे कहता है अगर ये रिलेशन है तो इसका इनवर्स बता दें। तो इसका इनवर्स निकालना है तो आपने जस्ट यहाँ पर ये मैंने बताया कि ऑर्डर पेयर x कोमा वाई को y कोमा x नहीं लिखना। उसने कुछ ऑप्शन में x कोमा वाई की जगह y कोमा x लिखा होता है, वो गलत है, गलत हो जाएगा अगर आप उसके ऊपर टिक करेंगे। आपने जस्ट यहाँ से x और y को बदलना है तो यहाँ से y की जगह x स्क्वायर लिख दें, y की जगह x लिख दें और x की जगह y लिख दें। यहाँ से अब आप y की दोबारा वैल्यू निकाल लें, पहले x की जगह y लिखा, y की जगह x लिख दिया, ये बन गया। यहाँ से अब दोबारा एक y की वैल्यू निकाल लें, आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4, तो यहाँ पर x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। सही है, तो ये आपके पास अब जो इसका इनवर्स निकलेगा वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, r इनवर्स इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच डैट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 और x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। क्लियर होगी बात ये। और यहाँ पर इस एग्जांपल में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको देखने वाली ये है कि r बजाते खुद एक फंक्शन नहीं है। मैंने यहाँ पर क्यों फंक्शन नहीं है, x की वैल्यू आप 1 पुट करें मिसाल के तौर पर तो y की कितनी वैल्यू निकलती हैं, 2 निकलती हैं। व्हेन x इज़ 1 y इज़ प्लस माइनस 2। तो अब यहाँ पर अगर आप इसको इस तरह लिख सकते हैं 1,2 और 1,-2 लिख सकते कि नहीं लिख सकते। तो आपने अभी सेट थ्योरेटिक डेफिनेशन पढ़ी, सेट की फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी सेट थ्योरी में, सेट के क्लास से इसका पहला एलिमेंट रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। आपने x की जगह 1 पुट किया, y की 2 वैल्यूज आई +-2, इसे लिख लिया 1,2 1,-2। तो आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर x की दोनों वैल्यू, x की ये वैल्यू 2 मरतबा 1 जो है 2 मरतबा रिपीट हो गया, तो लिहाजा ये क्या है, फंक्शन नहीं बनता। हाँ, इसका इन्वर्स ज़रा चेक करें, आप x की वैल्यू 1 पुट करें तो y के x की वैल्यू चलिए 2 पुट कर लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 ओवर 4 डैट इज़ 1, तो y का सिर्फ एक ही आंसर आएगा। सही है, ये जो कंसेप्ट है ये आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो लिहाजा ये जो आपके पास r है, r यहाँ पर बजाते खुद फंक्शन नहीं है लेकिन उसका इन्वर्स जो है वो क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पर खुलासा कलाम ये है कि समटाइम आपके पास एक फंक्शन जो है, एक रिलेशन जो है फंक्शन होता है लेकिन उसका इन्वर्स जो है ज़रूरी नहीं फंक्शन हो। सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन ऐसा है जिसका इन्वर्स जो है वो फंक्शन होगा। फिर यहाँ पर इस एग्जांपल में आपने देखा कि ये रिलेशन खुद तो फंक्शन नहीं है लेकिन इसका इन्वर्स निकाला तो वो क्या है, एक फंक्शन निकला है। तो आज के लेक्चर में बेटा हमने रिलेशंस, बाइनरी रिलेशंस, फंक्शंस, इसकी टाइप्स और कुछ MCQ डिस्कस किए। नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रह गया है और वो आपका है ग्रुप्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मेरी ये वीडियो बेटा अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने दूसरे दोस्तों को भी बताएं, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ जी।